हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 3 मार्च को एग्जाम देने वाले हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर बनने वाला है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। मनुष्य में मादा जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मनुष्य में जो मादा जनतंत्र है, इसका जो सचित्र वर्णन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है 5 नंबर के लिए। तो इसीलिए यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पूरा मैं आपको ये बताने वाला हूँ महाजनतंत्र के बारे में डिटेल में, और साथ ही में बहुत ही ईजी वे में, यानी कि बहुत ही ईजी तरीके में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग ये चीज़ सीखोगे ना, ये चीज़ समझ जाओगे आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही कि महाजनतंत्र क्या होता है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, और साथ ही में इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको लिखनी है ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। और साथ ही में आपको वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मनुष्य में मादा जनतंत्र का सचित्र वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसे आप बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इसको छोड़ करके जाओगे, तो हो सकता है कि आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन मिस कर दो और आपके 5 नंबर कट जाएँ। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मनुष्य में मादा जनतंत्र के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो आपका मादा जनतंत्र है, इसको हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जो आपका मनुष्य में मादा जनतंत्र होता है और नर जनतंत्र होता है, दोनों को भी हम लोग, नर जनतंत्र को भी हम लोगों ने 2-3 भागों में डिवाइड किया था, और मादा जनतंत्र को भी हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया था। अब इसमें 3 भाग कौन से होते हैं? पहला भाग होता है मुख्य, ठीक है। पहला भाग क्या होता है? मुख्य जनन अंग, ठीक है। मुख्य जनन अंग, ठीक है। पहला भाग ये हो गया, ये आपका हो गया पहला भाग। दूसरा भाग इसमें आपका होता है सहायक जनन अंग, सहायक अंग, ठीक है। और तीसरा भाग आपका इसमें होता है, ये पहला था, तीसरा आपका इसमें होता है सहायक ग्रंथियां। तो ये आपका होता है 3 भागों में डिवाइड। जो आपका जनतंत्र होता है आपका 3 भागों में डिवाइड होता है। उसी प्रकार से नर जनतंत्र भी 3 भागों में डिवाइड होता था। आपने अभी तो नहीं देखा तो वीडियो मैंने इसका भी बना रखा है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 भागों में इसको पढ़ना है, ठीक है। महाजनतंत्र को हमको 3 भागों में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें मुख्य जनन अंग क्या होता है, सहायक जनन अंग क्या होता है, और सहायक ग्रंथियां क्या होती है। 3 भागों को पढ़ लो और एक डायग्राम सीख लो, बस आपका ये 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो महाजनतंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है मुख्य जनन अंग। मुख्य जनन अंग में आपका अंडाशय होता है, और अंडाशय जो होता है, अंडाशय के बारे में आप डिटेल जान लीजिए कि अंडाशय क्या होता है और क्यों ये मुख्य जनन अंग है। तो इसमें आप बताएंगे अंडाशय में कि यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। जो अंडाशय होता है, ये मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो मादा युग्मक अंड का निर्माण व स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि यह मादा का क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। जो आपका अंडाशय होता है, ये मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो मादा युग्मक यानी कि अंड के निर्माण युवा स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है। इस प्रकार से आपको समझना है। अब ये आपका जब मादा युग्मक का निर्माण करता है, यानी कि अंड का निर्माण करता है, तो इसीलिए तो इसको हम लोग मुख्य जनन अंग बोलते हैं, क्योंकि जो मेन होता है वो आपका होता है युग्मक। चाहे मादा की बात करोगे तो मादा में आपका जो कह सकते हो मुख्य जनन अंग होता है वो अंडाशय होता है, और जब आप लोग नर की बात करोगे तो नर में आपका मुख्य जनन अंग वृषण होता है, क्योंकि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि नर युग्मक का, और मादा में अंडाशय में आपका युग्मक का निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग को अंडाशय को मुख्य जनन अंग बोलते हैं। फिर अंडाशय के बारे में आपको डिटेल में जानना है कि उदर के नीचे दोनों ओर एक एक अंडाशय एक जोड़ी होते हैं। फिर आप लोग आगे बताएंगे कि प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा लगभग 1 सेंटीमीटर मोड़ी, मतलब मोटी बादाम के आकार की संरचना होती है। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आपका इसमें आ गया कि यह श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा उदरीय गुहा में लटके होते हैं। इस प्रकार से आपको ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से मनुष्य में महाजनतंत्र में जो मुख्य जनन अंग होता है वो आपका होता है अंडाशय। अंडाशय आपको मैंने क्लियर करवा दिया है। अब आपको समझना क्या है डायग्राम के बारे में, फिर आप लोग सहायक जनन अंग के बारे में देखोगे, फिर सहायक ग्रंथियों के बारे में देखोगे, और पूरा आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको डायग्राम बनाने के लिए आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आराम से, तो आप लोग आराम से बना लोगे, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोग इस प्रकार से ऐसे बना सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी ऐसे कर दो। बस इसमें और कुछ करना नहीं है, इसे ऐसे ऐसे कर देना है, और इसमें आपका इस प्रकार से ऐसे ऐसे कर देना है। बस
इसमें भी आपका इस प्रकार से ऐसे-ऐसे कर देना है, बस ऐसे ही आपको बना देना है डायग्राम, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बस थोड़ा-सा उसको डेकोरेट करोगे अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका ये मादा जनतंत्र का चित्र होता है, इस प्रकार से देखोगे आप लोग, तो ये आपका अंडवाहिनी होता है, ये आपका रेड कलर का जो भाग होता है, ये आपका अंडाशय होता है जो कि मुख्य जनन अंग होता है। ये आपका गर्भाशय होता है, यहाँ पर आपका गर्भाशय ग्रीवा होता है और ये आपका योनि होता है। इस प्रकार से स्त्री जननतंत्र का जो डायग्राम होता है, इस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा में बनता है। और अगर आप डायग्राम अच्छे तरीके से बना देते हो ना, उसके बाद में अगर आप लोग थ्योरी में थोड़ा कमज़ोर भी हो, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्ज़ामिनर को दूर से जो चीज़ दिखाई देती है, जो कैप्चर करता है, वो मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है? पूरा नहीं पढ़ता है एग्ज़ामिनर कभी भी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। वो कभी मेन चीज़ों को फ़र फ़ोकस करता है। तो मेन चीज़ क्या है इसमें, डायग्राम देखिएगा, डायग्राम आपने बिल्कुल सही बनाया है, तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मुख्य जनन अंग तो आपने पढ़ लिया है, अब हम समझेंगे सहायक अंग के बारे में। तो सहायक अंग में आपका पहला अंग होता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में आप बताओगे या एक जोड़ी पेशीय व नलिकाकार होती है। जो आपका अंडवाहिनी होता है, ये आपका एक जोड़ी पेशी व नलिकाकार होती है। या अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पचमाभी इपिथीलियम से स्तरित होती है, ठीक है? तो क्या होता है अंडवाहिनी? अंडवाहिनी में मैंने आपको बता दिया कि आपका एक जोड़ी होता है, पेशीय होता है और नलिकाकार होती है। या अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा जो होती है, वो पचमाभी एपिथीलियम से स्तरित होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी में आपके 3 भाग होते हैं, ठीक है? प्रत्येक अंडवाहिनी में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है कीपक, दूसरा होता है तुम्बिका, तीसरा होता है संकीर्ण पद। इस प्रकार से आपके 3 भाग होते हैं। तो अंडवाहिनी आपने क्लियर कर लिया है, ये आपका सहायक अंग है। फिर आपका है इसमें गर्भाशय। सहायक अंग में कई सारे अंग होते हैं, ठीक है? और जो मेन अंग होता है वो आपका होता है जो जनन अंग, वो आपका होता है क्या? अंडाशय, जो कि एक होता है केवल। इस प्रकार से आपको समझना है कि सहायक अंग कई सारे हैं, लेकिन मुख्य जो है जनन अंग होता है, वो कई सारे नहीं होते हैं, केवल मेन एक ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पर गर्भाशय में बताएँगे कि मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, जिसे हम लोग बच्चेदानी भी बोलते हैं, और यह 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशीय होती है। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है और यह श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। इस प्रकार से आपको समझना है कि जो मादा होती है, मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, जिसे बच्चेदानी भी हम लोग बोलते हैं, और यह 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशीय होती है। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है और यह श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी रहती है। इस प्रकार से आप ये बता सकते हो। फिर आगे आपका क्या बचता है सहायक अंग में? 2 आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा आपका इसमें होता है योनि। योनि के में आप बताओगे कि गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है और मैथुन योनि जो है मैथुन के समय पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का काम करती है। इस प्रकार से आपका ये पूरा हो गया है। तो सहायक जनन अंग और मुख्य जनन अंग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में, फिर आपका ये पूरा जो क्वेश्चन था, पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इतना आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है भाई, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो सहायक ग्रंथियाँ में पहली ग्रंथि होती है बार्थोलिन ग्रंथियाँ। इसमें आप बताएँगे, ये एक जोड़ी होती है जो मलाशय व प्रगाढ़ के बीच स्थित होती है। ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं जो मैथुन में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से बार्थोलिन ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो आप बताएँगे ये एक जोड़ी होती हैं जो मलाशय व प्रगाढ़ के बीच स्थित होती हैं और ये चिपचिपा द्रव भी स्रावित करती हैं जो मैथुन में सहायक होती हैं। तो ये आपका हो गया बार्थोलिन ग्रंथियाँ। दूसरा आपका इसमें ग्रंथि होता है स्तन ग्रंथियाँ। इसमें आप बताएँगे एक जोड़ी होती है, ये भी आपका एक जोड़ी होती है जो वक्ष के अधर भाग में स्थित होती है। यह दूध श्रावण करने वाली ग्रंथियाँ हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, ये भी आपकी एक जोड़ी होती है जो वक्ष के अधर भाग में स्थित होती हैं और ये दूध श्रावण करने वाली ग्रंथियाँ हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो पूरा था क्वेश्चन कि मादा जनतंत्र के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए, पूरा मैंने आपको बता दिया। डायग्राम भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने दिखाया है आपको, आप इसे बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो वरना लेना हो तो। और फिर यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो भाई लोग, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।